हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आज हम इस वीडियो में जानेंगे पाठ 2 नागरिक शास्त्र, जो कि एनसीईआरटी बेस्ड पर है। पाठ 2 का नाम है दो ध्रुवीयता का अंत, और इसमें कुछ अति लघुत्तरीय प्रश्न के उत्तर हैं आप लोगों के लिए। और इसमें देखिए, पहला प्रश्न है, प्रथम दुनिया किसे कहा जाता है, इसका नेतृत्व कौन कर रहा था। या इस प्रश्न को ऐसे भी आप समझ सकते हैं कि पहली दुनिया किसे कहा जाता था, या पहली धुरी किसे कहा जाता है, या एक ध्रुवीय जो है, एक ध्रुवीय क्षेत्र देश कौन था, उसका समर्थक कौन था, या नेतृत्वकर्ता कौन था। प्रश्न देखिए किसी भी तरह से हो सकता है। और इसमें जो है प्रथम दुनिया, जब आप लोगों को मालूम ही होगा कि द्वितीय विश्व युद्ध जो है जब 1945 में समाप्त हो गया, खत्म हो गया, तो इसके बाद विश्व स्तर पर 2 महाशक्तियों का उदय हुआ। लेकिन पहली जो महाशक्ति है वो है अमेरिका, क्योंकि द्वितीय विश्व युद्ध में अमेरिका ने तमाम देशों को कर्जा भी दिया था, जिस कारण अमेरिका के कई देश कर्जदार हो गए थे। अमेरिका ने अन्य देशों को कर्जा दिया युद्ध में, इसीलिए तमाम देश जो है वो अमेरिका के ऋणी हो गए थे, कर्जदार हो गए थे। और ऐसी परिस्थिति में अमेरिका का दबदबा और अधिक बढ़ गया, और अमेरिका जो है उसने, यानी कि हम इसको इस तरह से समझ सकते हैं कि वो देश जिसने अपने प्राकृतिक संसाधनों के माध्यम से अपनी परिस्थिति को, अपने देश की परिस्थिति को, अर्थव्यवस्था को विकसित कर लिया हो पूंजीवाद के माध्यम से, है ना, उसको प्रथम दुनिया के नाम से जाना जाता है, और वो है संयुक्त राज्य अमेरिका। तो इस तरह से आपने जाना कि पहली दुनिया संयुक्त राज्य अमेरिका को कहा जाता है, पहली धुरी आप कह लीजिए, या प्रथम दुनिया कह लीजिए, पहली दुनिया कह लीजिए, तो वो है अमेरिका, और जिसने पूंजीवाद के समर्थन के माध्यम से अपने देश की जो है व्यवस्था को विकसित किया। इसके बाद प्रश्न है, जोसेफ स्टालिन का संक्षिप्त परिचय दीजिए। यानी हम जानेंगे कि जोसेफ स्टालिन कौन थे। तो जोसेफ स्टालिन व्लादिमीर लेनिन के उत्तराधिकारी थे, और व्लादिमीर लेनिन जो है वो रूस के या सोवियत प्रणाली के जन्मदाता थे, है ना, साम्यवाद के जन्मदाता थे। और लेनिन के उत्तराधिकारी, यानी कि लेनिन के बाद सोवियत गणराज्य की बागडोर जोसेफ स्टालिन के हाथों में आई, और इन्होंने, यानी कि जोसेफ स्टालिन ने सोवियत संघ को मजबूती दिलाने में मदद किया या नेतृत्व किया, और औद्योगिकरण को प्रोत्साहन भी दिया, बल दिया, है ना, उद्योग धंधों को इन्होंने प्रोत्साहन दिया या प्रोत्साहित किया। खेती का इन्होंने बलपूर्वक सामूहिकरण किया स्टालिन ने, और दूसरे विश्व युद्ध के जीत का जो श्रेय है वो इन्हीं को जाता है। सोवियत संघ में तानाशाही के लिए इनको जिम्मेदार माना जाता है, स्टालिन को। अगला प्रश्न है, पेरेस्ट्रोइका और ग्लासनोस्त का क्या अर्थ है। यानी कि पेरेस्ट्रोइका और ग्लासनोस्त किसे कहा जाता है। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि पेरेस्ट्रोइका किसे कहते हैं। तो देखिए, ये जो है मिखाइल गोर्बाचेव की सुधार प्रणाली थी, है ना, सोवियत संघ में या सोवियत प्रणाली में। जब मिखाइल गोर्बाचेव के हाथों में सोवियत संघ का उत्तराधिकार आया या बागडोर आई, तो इन्होंने जो है सोवियत संघ की सामाजिक स्थिति को मजबूत करना चाहते थे, सुधारना चाहते थे सरल तरीकों से, अपने सरल मिजाज से। तो इन्होंने क्या है, एक ऐसी प्रणाली, एक ऐसे नियम को बनाया जिसमें मतलब इन्होंने बदलाव करना चाहा, और वो बदलाव ये था कि दबाव न डाला जाए, किसी भी परिस्थिति को सहमत से उसको कराया जाए, दबाव न डाला जाए। तो इनके इसी प्रणाली को पेरेस्ट्रोइका के नाम से जाना जाता है। और इसका देखिए उल्टा परिणाम भी निकला था, क्योंकि सोवियत संघ का विघटन जो है उसका श्रेय मिखाइल गोर्बाचेव को ही जाता है, क्योंकि इनके सरल मिजाज को जो है इन्होंने तो बेहतर तरीका अपनाया, लेकिन इसी सरल मिजाज के कारण, सरल व्यवस्था के कारण जो है, सहमति के कारण ही कुछ क्या 15 जो
गणराज्य संगठित थे वो विघटित हो गए, यानी कि अलग हो गए। अब हम ग्लासनोस्ट के बारे में जानेंगे। तो 1985 ईस्वी में मिखाइल गोर्बाचेव ने सुधार के लिए ज्ञान प्रसार को महत्व देना शुरू किया, जिसको ग्लासनोस्ट के नाम से जाना जाता है। अब अगला आपका प्रश्न है कि सोवियत संघ और भारत के सैन्य सहयोग का उल्लेख कीजिए या उल्लेख करें। यानी कि सोवियत संघ जो कि साम्यवाद के तहत या समाजवाद के तहत साम्यवाद को बल दे रहा था, तो सोवियत संघ ने किस तरह से भारत के साथ जो है सैनिक सहयोग किया या भारत को जो है सहायता दी सैनिक क्षेत्र के मामले में। तो सोवियत संघ ने जो है समय समय पर भारत को सैन्य तकनीकें जो है प्रदान की हैं, जिसमें लड़ाकू जहाज, युद्धपोत, टैंक आदि शामिल हैं। सोवियत संघ ने संयुक्त रूप से भी जो है मिल करके व्यवस्थाओं को तैयार किया है। सोवियत संघ ने भारत की सेना को आधुनिक बनाने में भी अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया है। अगला प्रश्न है, किस घटना को शीत युद्ध के अंत का प्रतीक माना जाता है? तो देखिए, शीत युद्ध का प्रारंभ जो है, तो इसमें देखिए 1945 ईस्वी में जब द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हो गया था, तो विश्व स्तर पर दो शक्तियों का उदय हुआ, संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत संघ, है ना। अब इसमें जो है जब बर्लिन की घेराबंदी की गई थी सोवियत संघ के माध्यम से 1948 ईस्वी में, तो बर्लिन की घेराबंदी से ही शुरू हुआ इन दोनों महाशक्तियों में जो है शीत युद्ध या तनाव, ठीक है। लेकिन अब प्रश्न ये पूछ रहा है कि किस घटना को शीत युद्ध के अंत का प्रतीक माना जाता है? तो बर्लिन की दीवार शीत युद्ध का तनाव का पहला कारण भी थी, और बर्लिन की दीवार के गिरने से ही शीत युद्ध के अंत का प्रारंभ भी हुआ या इसको प्रतीक माना गया। 1989 ईस्वी में बर्लिन की दीवार का गिरना सबसे बड़ी घटना थी, और इसी दीवार के कारण जर्मनी के दो भागों में बांटा गया था। पूर्वी जर्मनी सोवियत संघ और पश्चिमी जर्मनी संयुक्त राज्य अमेरिका के नाटो गुट में शामिल था। बर्लिन की दीवार ढहने से एक देश क्या है दोबारा एकीकरण की डोर में बंध गया, और जिसके कारण या जिसके बाद इस घटना को शीत युद्ध के अंत का प्रतीक माना गया। अगला प्रश्न है, द्विध्रुवीय विश्व के अंत का क्या परिणाम हुआ? यानी कि दो ध्रुवीय यानी कि एक धुरी जो है वो है संयुक्त राज्य अमेरिका, दूसरी धुरी है सोवियत संघ। तो जब सोवियत संघ का विघटन हो गया, दूसरी धुरी का विघटन हो गया, अंत हो गया, तो उसका परिणाम क्या हुआ? तो इसमें देखिए, सोवियत संघ के विघटन के बाद जो है पूर्वी यूरोप के देश आजाद हो गए, यानी कि 15 जो गणतंत्र या गणराज्य मिले हुए थे सोवियत संघ में, वो आजाद हो गए, और वैश्विक राजनीति के संबंध में बहुत बड़ा परिवर्तन आया। अमेरिका एक बड़ी महाशक्ति के रूप में दुनिया के सामने आया, और पूंजीवादी अर्थव्यवस्था जिसका समर्थक अमेरिका था, वो विश्व स्तर पर एक महाशक्ति बनके उभरा। तो ये आपने संक्षिप्त रूप में जाना कि दो ध्रुवीय विश्व के अंत यानी सोवियत संघ के विघटन के बाद जो है क्या परिणाम उसका निकला। तो परिणाम को आपने जाना कि अमेरिका का दबदबा या वर्चस्व बढ़ गया। अगला प्रश्न है, दूसरी दुनिया किसे कहा जाता है? इसका नेतृत्व कौन कर रहा था? तो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद पूर्वी यूरोप के देशों का राजनीतिक एवं सामाजिक व्यवस्था में समाजवादी प्रणाली के अंतर्गत बदलाव हुआ, जिसे समाजवादी गुट अथवा दूसरी दुनिया कहा जाता है, और इसका नेतृत्व सोवियत संघ कर रहा था। तो ये आपने जाना कि दूसरी दुनिया किसे कहा गया, और दूसरी दुनिया जो है वो किस तरह की प्रणाली का समर्थन कर रहा था। जो है उसकी प्रणाली थी समाजवादी प्रणाली, और संयुक्त राज्य अमेरिका की प्रणाली थी पूंजीवाद प्रणाली। अब हम जानेंगे कि तृतीय विश्व किसे कहा जाता है। तो जो है द्वितीय विश्व युद्ध के समाप्त होने के बाद जब दो महाशक्तियों का उदय हुआ, संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत संघ का, तो ऐसी परिस्थिति में वो देश जो आजाद थे वो अपनी आजादी खोना नहीं चाहते थे, और वो देश स्वतंत्र हुए देश ना तो अमेरिका के सैनिक गुट में शामिल होना चाहते थे और ना ही
सोवियत संघ के सैनिक गुट में। और ऐसी परिस्थिति में आजाद देशों ने एक तीसरा रास्ता अपनाया और वो रास्ता था गुट निरपेक्षता का रास्ता। मतलब किसी के गुट में शामिल, सैनिक गुट में शामिल नहीं होना है, स्वतंत्र होकर के अपने देश को चलाना है और साथ ही साथ वो देश जो आजादी चाह रहे हैं उनकी मदद करना है और विश्व स्तर पर शांति और मित्रता के भाव से जो है रहना है। ऐसी जो है विचारधारा को लेकर के भारत की पहल पर जो है गुट निरपेक्ष आंदोलन की नींव रखी गई, जिसमें भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू, यूगोस्लाविया के ब्रांच टीटो और मिस्र के गमाल अब्दुल नासिर ने मिलकर के गुट निरपेक्ष आंदोलन की नींव रखी। और इसका जो पहला शिखर सम्मेलन हुआ वो 1961 में बेलग्रेड में हुआ। अच्छा, इंडोनेशिया के सुकर्णो और घाना के वामे एनक्रुमा ने भी जो है इस आंदोलन में सहयोग दिया। तो आपने जाना कि शीत युद्ध के दौर में स्वतंत्र देशों के समूह जो अपनी स्वतंत्रता खोना नहीं चाहते थे, उसने क्या गुट निरपेक्षता का निर्माण किया और यह तीसरा रास्ता अपनाया जिसे तीसरी दुनिया या तीसरे विश्व के नाम से या तृतीय विश्व के नाम से जाना जाता है। तो इसमें आपने कुछ महत्वपूर्ण जो है अति लघु उत्तरीय प्रश्न के उत्तर को जाना है इसमें आपने। थैंक यू।